हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। वर्ड टू वर्ड हम करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो 18 हैं। मैं बहुत जल्दी करूँगी कि जल्दी से कराऊँ। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। जिनका मेकअप होना था उनकी आग भरी तकलीफ से लेखक का क्या अभिप्राय है। ये जेमिनी नाम का एक स्टूडियो था। ये मेकअप होता था यहाँ पर। जो भी व्यक्ति यहाँ पर मेकअप कराने आते थे उन्हें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। तो ये इसका वर्ड का क्या मीन्स दिया गया है। द मेकअप डिपार्टमेंट हैड द लुक ऑफ अ हेयरी कटिंग सैलून। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो ऐसा दिखता था जैसे कि एक कटिंग सैलून हो। देयर वर इनकैंडिसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर। क्योंकि जहाँ पर मेकअप होता था व्यक्तियों का या किसी का भी वहाँ पर मेकअप होता था तो चारों तरफ से हाफ डजन 6 बड़ी बड़े शीशे लगे हुए थे। चारों सभी एंगल से दिखता था। दीज लाइट्स वर ग्लोइंग विद हीट। वो जो लाइट आती थी जिसका भी मेकअप होता था उस पर वो लाइट पड़ती थी तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। सो इसीलिए दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप हैड टू सफ़र अ लॉट ऑफ हार्डशिप। द राइटर कॉल्स इट देयर फायरी मिसरी। इसीलिए जो व्यक्ति वहाँ पर मेकअप कराने के लिए आते थे उन्हें बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता था, बहुत सहन करना पड़ता था। इसीलिए राइटर उस मेकअप डिपार्टमेंट को फायरी मिजरी बोलता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू। लेखक द्वारा दिया गया राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण है। राष्ट्रीय एकता किसको कहता है राइटर। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। लेखक इसलिए कहता है उसे, जो स्टूडियो था, राष्ट्रीय एकता का उदाहरण, क्योंकि जो सबसे बड़ा हेड था वो बंगाली था, बंगाल का व्यक्ति था। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन वॉज असिस्ट बाय मैन फ्रॉम धारवाड़ आंध्र प्रदेश। और फिर उसमें महाराष्ट्र का भी व्यक्ति था। उसके बाद जो असिस्ट करता था, असिस्टेंस, वो धारवाड़ का था जो कि आंध्र प्रदेश में था। बर्मा के भी वहाँ पर व्यक्ति थे एंड यूजुअली लोकल तमिल्स, और तमिल के तो व्यक्ति थे ही वहाँ पर, क्योंकि कई हमारे देश में हर राज्यों से व्यक्ति वहाँ पर थे। इसीलिए शायद जो राइटर है, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसीलिए जो लेखक है उस स्टूडियो को राष्ट्रीय एकता का चिन्ह वो बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। वाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो एंड वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। जो जेमिनी स्टूडियो में जो एक ऑफिस बॉय था, वो ऑफिस बॉय का काम करता था, वह स्टूडियो में काम करने क्यों आया, वह हताश क्यों हो गया, वो आया क्या करने था और वो डिसअपॉइंट क्यों था। आंसर है, द ऑफिस बॉय हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द मेकअप ऑफ द जूनियर एक्टर्स। जो ऑफिस बॉय था उसकी क्या उत्तरदायित्व थे, उसके क्या ड्यूटीज़ थी कि जो मेकअप होता था, जूनियर जो आर्टिस्ट होते थे, जो बैकग्राउंड में जो डांस करते हैं या कोई भी एक्टिंग करते हैं, उनका मेकअप करने के लिए उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। हु प्लेड द क्राउड। जो भी क्राउड का प्ले करते हैं उनका मेकअप वो करता था। ही हैड जॉइन द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ टॉप एक्टर। लेकिन जो ऑफिस बॉय था वो इस होप को लेकर आया था उस स्टूडियो में कि मैं एक टॉप क्लास का हीरो बन जाऊंगा, स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा। स्क्रीन राइटर था वो, डायरेक्टर बनना चाहता था, लिरिसिस्ट बनना चाहता था वो, अ बिट ऑफ पोएट ऑल्सो, और वो पोएट भी बनना चाहता था। ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट हिज टैलेंट वॉज बीइंग वेस्टेड इन द जेमिनी स्टूडियो।
लेकिन वो इसलिए डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसका जो जितना भी उसका जो टैलेंट था वो स्पॉइल हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर वो ना तो वो मेन रोल में आया वहाँ पर, और उसे वहाँ पर जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनका मेकअप करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। लेखक स्टूडियो में कुछ भी काम नहीं करता हुआ सा प्रतीत होता था। जब वो बैठा रहता था तो लोगों को लगता था कि वो कुछ भी काम नहीं करता है। ऐसा क्यों दिखाई देता था? द राइटर्स ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि लेखक का काम था कि न्यूज़पेपर की जो क्लिप होती हैं कई सारे सब्जेक्टों पर विभिन्न विषयों पर वो उनकी क्लिप काटता था न्यूज़पेपर में से और एक फाइल में वो पेस्ट कर देता था। व्हेन पीपल सा हिम, लेकिन जब भी उसे व्यक्ति देखते थे न्यूज़पेपर ऑल द डे लॉन्ग, तो वो अखबार ही कटिंग ही करता रहता था। दे थॉट, वो सोचते थे कि एक ऑफिस बॉय कुछ भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही सॉ हिज एंगर ऑन। ऑफिस बॉय हताश क्यों हुआ, डिसअपॉइंटेड क्यों था वह अपना गुस्सा किस पर जाहिर करता था, किस पर निकालता था वो अपना गुस्सा। द ऑफिस बॉय हैड जॉइन द जेमिनी स्टूडियो विद बिग ड्रीम्स। जो ऑफिस बॉय था वो एक बड़ा सपना लेकर आया था उस स्टूडियो में। वो हीरो बनना चाहता था टॉप क्लास का। ही हैड एस्पायर टू बी अ टॉप क्लास एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर। वो जब वो जेमिनी स्टूडियो में आया था तो उसकी इच्छा थी कि मैं एक टॉप क्लास का हीरो बनूं, डायरेक्टर बनूं, स्क्रीन राइटर बनूं। बट हिज ड्रीम वाज शटर्ड, लेकिन उसके स्पॉइल्ड, उसके जो सपने थे वो बिखर गए। ही हैड टू बिकम एन ऑफिस बॉय, उसे एक ऑफिस बॉय बनना पड़ा। एज अ रिज़ल्ट, इसका क्या परिणाम हुआ कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो हताश होता था, चिड़चिड़ा हो जाता था। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू, और वो अपना गुस्सा सुब्बू पर दिखाता था। ही थॉट दैट सुब्बू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिजरी, और वो सोचता था कि जो सुब्बू लड़का है यही मेरी जो इतनी बुरी हालत हुई है यही इसका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुब्बू प्रिंसिपल, सुब्बूज प्रिंसिपल। सुब्बू का बॉस कौन था? सुब्बू वाज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। जो सुब्बू था वो स्टूडियो में नंबर 2 पर काम करता था। इट मीन्स उसका बॉस और दूसरे नंबर पर वो था। इसीलिए ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद मिस्टर वसन, इसीलिए वो अपनी पहचान अपने आप को मिस्टर वसन कहकर वो बुलाता था। हु हिज प्रिंसिपल और द बॉस, क्यों, जो उसका प्रिंसिपल था और बॉस था। मिस्टर वसन उसका बॉस था, प्रिंसिपल था। जब भी वो किसी को अपनी पहचान बताता था वो मिस्टर वसन कह देता था। ही टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। सारी जितनी भी एक्टिविटी वो करता था वो इसलिए करता था ताकि उसके जो बॉस है उसको फ़ायदा हो। अपने बॉस के लिए वो सारे काम करता था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़। सुब्बू का वर्णन एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में किया गया है। इट मीन्स वो बहुत टैलेंटेड था। उसके 4 विशेष गुण बताइए। सुब्बू वाज अ टैलेंटेड मैन, सुब्बू एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति था। ही वाज अ मैनी साइडेड जीनियस, वो कई तरीक़ों से बहुत इंटेलिजेंट था। किसी एक फील्ड में नहीं, कई फील्ड में वो बहुत अच्छा था। ही वाज द डायरेक्टर इन फिल्म्स, वो फिल्म का डायरेक्टर था। ही वाज अ पोएट आल्सो, और वो कवि भी था। थर्डली, ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, और वो एक बढ़िया, एक अच्छी जिसमें कि सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस तरह का वो एक एक्टर था। ही नेवर गोट द हेड रोल, बल्कि उसे हेड रोल मिला नहीं था कभी भी, फिर भी ही परफॉर्म्ड वेल इन वट एवर रोल ही गोट। लेकिन
हालांकि उसे मेन रोल कभी मिला नहीं, लेकिन जो भी रोल उसे मिलता था वो बखूबी उसको निभाता था। फाइनली ही वाज अ चैरिटेबल मैन। और हम कह सकते हैं कि जो सुब्बू था वो एक दानवीर भी था, बहुत दान करता था, वो चैरिटेबल मैन था। ही हेल्प एंड फेड अ नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि वो बहुत सारे व्यक्तियों की हेल्प भी करता था और बहुत व्यक्तियों को वो खाना भी खिलाता था। Why was the legal advisor referred to as the opposite by the other? कानूनी सलाहकार को सब लोग बिल्कुल विपरीत क्यों समझते थे? उस जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था कानूनी सलाहकार, उसे अलग क्यों समझा जाता था जेमिनी स्टूडियो में? द लीगल एडवाइज़र वाज अ लॉयर। लीगल एडवाइज़र जो था, कानूनी सलाहकार, वो एक लॉयर था, वकील था। ही हैड बीन एंगेज टू गिव एडवाइस टू अ कंपनी। वो इसलिए जुड़ा हुआ था कंपनी से क्योंकि वो कंपनी को जो कानूनी सलाह होती है उसे दिया करता था। बट ही सेल्डम गेव लीगल एडवाइस। लेकिन कभी कभी वो लीगल एडवाइस देता था। ही ब्रो बेकार की एडवाइस भी वो दे देता था कभी कभी। ही ब्रोट अ सैड एंड टू द करियर ऑफ अ हीरोइन। एक हीरोइन थी, एक हीरोइन उसकी ज़िंदगी में उस लड़की ने उसके करियर को बर्बाद कर दिया था, हीरोइन ने। ही इवन मेड अ फिल्म, यहाँ तक कि उसने एक फिल्म भी बनाई जो कि फ्लॉप्ड हो गई बुरी तरीके से। ही वाज रेफर टू एज, इसीलिए जो जेमिनी स्टूडियो था उसे अपोजिट कहा जाता है। जितने भी मेंबर थे जेमिनी स्टूडियो में उन सभी के अपोजिट, क्योंकि वो अलग सा दिखता था, पहनावा भी अलग था और वैसे भी वो अलग था। What made the lawyer stand out from the others at जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में वकील सबसे अलग क्यों नज़र आता था? ये सेम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। द अदर स्टाफ मेंबर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वोर खादी यूनिफॉर्म्स, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में जो और व्यक्ति थे वो खादी की एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते थे। बट द लॉयर वोर कोट, लेकिन जो वो लॉयर था वो कोट पहनता था, कोट पैंट और टाई पहनता था। हिज कोट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, उसका जो कोट था वो ऐसा दिखता था जैसे कि मेल आ रही हो। ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, वो अकेला दिखाई देता था और असहाय दिखाई देता था। हेल्पलेस, असहाय। ही वॉज मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीम्स, वो एक लॉजिक, तर्क सहित वो व्यक्ति दिखाई देता था। इसीलिए ही स्टूड आउट फ्रॉम द अदर एट जेमिनी स्टूडियो, इसीलिए सब उसे अलग समझते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? क्या जेमिनी स्टूडियो के लोगों का कोई विशेष राजनीतिक झुकाव था? क्या उस स्टूडियो में कोई राजनीति होती थी या फिर किसी राजनीति के बारे में वहाँ पर बातें होती थी? द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे, हैड नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उनका कोई भी जुड़ाव नहीं था, ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक जुड़ाव उनका नहीं था। मोस्ट ऑफ देम वर्शिप्ड गांधी, ज़्यादातर उनमें से गांधी को ही मानते थे, गांधी के विचारों को वो मानते थे। बट दे डिड नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, लेकिन वो जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे कभी भी राजनीतिक में पार्ट नहीं लेते थे। दे डिड नॉट हैव द फेंटेस्ट एप्रिएशंस ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, लेकिन वो कभी भी ना तो पॉलिटिकल की प्रशंसा करते थे ना उनके बारे में वो बातें करते थे। दे वर ऑल एवर्स टू कम्युनिज्म, वो सभी साम्यवाद के प्रतिकूल थे, वो साम्यवाद को बिल्कुल नहीं मानते थे, उसको वो गलत मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई वाज द मोरल रियरमेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? एक दिन जेमिनी स्टूडियो में एक आर्मी का एक व्यक्ति वहाँ पर स्टूडियो में आया, उसका स्वागत क्यों किया गया? पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो हैड नेचुरल एवर्सन कम्युनिज्म, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे वो साम्यवाद के अपोजिट थे। द मोरल रियरमेंट आर्मी वाज अ काइंड और काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिस्ट, और जो ये व्यक्ति आ रहा था ये भी
राष्ट्रीय स्तर पर ये साम्यवाद का विरोधी था, इसीलिए इट वाज नेचुरल, ये तो स्वाभाविक था कि जो दैट द मोरल रियरमेंट आर्मी वाज वेलकम एट द स्टूडियो, ये तो स्वाभाविक था कि जो उनके विरुद्ध है और वो व्यक्ति जो आ रहा है वो भी उस विचार के विरुद्ध है, तो उसका वेलकम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज बाय द MRA। जो ये आर्मी का जो व्यक्ति आया था, ये एक उसका नाम था स्टूडियो में, ये भी यह दर्शाने के लिए एक उदाहरण दो कि खोले गए नाटकों द्वारा जेमिनी स्टूडियो में प्रभाव, उसने 2 नाटक करवाए जेमिनी स्टूडियो में, तो क्या जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे वो प्रभावित हुए उससे? द मोरल रियरमेंट आर्मी स्टेज 2 प्ले, इसने 2 नाटक करवाए। देयर वर जोनाथन वैली, एक जोनाथन वैली था, एंड द अदर फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरे प्ले का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर। द प्ले वर स्टेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल वे, जो नाटक वहाँ पर किए गए थे बहुत प्रोफेशनल तरीके से किए गए वो। दिस प्ले रन सेवरल शोज इन मद्रास, और इस प्ले के जो शो थे वो मद्रास में भी हुए। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्ले ओवर एंड ओवर अगेन, कई बार जेमिनी स्टूडियो के व्यक्तियों ने ये प्ले देखे। दे वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द प्ले, वे जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे उन प्ले से वो बहुत प्रभावित हुए। द मैसेज वाज सिंपल, क्योंकि मैसेज सिंपल था, बट द सेट द कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट। मैसेज तो सिंपल था उन प्ले का, नाटकों का, लेकिन जो उनके सेट थे और जो उनके पहनावा था, कॉस्ट्यूम था, वो फर्स्ट रेट का था, इसीलिए जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? मिस्टर वसन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो मिस्टर वसन था वो जेमिनी स्टूडियो का हेड था। ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन, और वो जो पत्रिका का एक पत्रिका का संपादक भी था आनंदा विकातन का। ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, वो बहुत कठिन काम करने, मतलब सभी टास्क वो करता था। इफ़ ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, यदि उसे अच्छा नहीं लगता था कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, या वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था, ही कुड क्लोज डाउन द होल डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को बंद कर देता था वो। द क्लोजर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट प्रूव दिस फैक्ट, जो डिपार्टमेंट था स्टोरी पता चल जाती थी, क्लोजर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट प्रूव दिस फैक्ट, तो पता चल जाता था कि भाई वो सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट caused the lack of communication between the Englishman and the poet at जेमिनी स्टूडियो। फिर जेमिनी स्टूडियो में उस आर्मी व्यक्ति के बाद एक पोएट आया, तो वो अंग्रेज पोएट था। अंग्रेज व्यक्ति और जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बीच बातचीत में क्या कारण रहा? तो उन जेमिनी स्टूडियो के जो व्यक्ति थे और ये जो लेखक आया था, इंग्लिश पोएट जो आया था, उनके बीच में बातचीत की कमी रही, वो बातचीत नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? एन इंग्लिश पोएट वंस विजिट जेमिनी स्टूडियो, जो इंग्लिश पोएट था वो एक ही बार आया था जेमिनी स्टूडियो में। हिज नेम वाज स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, और वो पोएट कौन था? स्टीफन स्पेंडर वो पोएट था। ही एड्रेस्ड द स्टाफ ऑफ द स्टूडियो फॉर 1 आवर, उसने 1 घंटे तक इंग्लिश वहाँ पर बोली जेमिनी स्टूडियो में। नो वन इन द ऑडियंस नो, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता चला कि सब्जेक्ट क्या है उसके बोलने का, एक भी वर्ड वो नहीं समझ पाए। मोर एवर, हालांकि हिज एसेंट वाज पिकुलर, उसका जो एसेंट था वो बिल्कुल पर्टिकुलर था। हिज वे ऑफ स्पीकिंग मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सिंपल तमिल पीपल, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था तमिल के व्यक्तियों को कुछ भी नहीं समझ में आया। देयरफॉर, इसीलिए देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो, इसीलिए कम्युनिकेशन की जो कमी रह गई, क्योंकि वो व्यक्ति समझ नहीं पाए। वो तमिल बोलते थे या और भाषाएं बोलते थे, लेकिन ये पोएट इंग्लिश में बोला और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हम यही कह सकते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की कमी का कारण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द इंग्लिशमैन विजिट रेफर टू एन
अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इस चैप्टर में बताया गया है कि अंग्रेज व्यक्ति के आगमन को अनसुलझा रहस्य क्यों बताया गया है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया था उन्हें। द पोएट एट द जेमिनी स्टूडियो मेड सिंपल फिल्म फॉर सिंपल तमिल्स। जो पीपल हैं जेमिनी स्टूडियो के, वो सिंपल फिल्म बनाते थे, तमिल के लिए सिंपल व्यक्ति थे। दे हैड नो इंटरेस्ट इन द इंग्लिश पोएट्री। उन्हें कोई रुचि नहीं थी इंग्लिश के एसे में या पोएट्री में। मोर एवर, हालांकि इंग्लिश पोएट स्पोक ऑन अ सब्जेक्ट विच नो वन कुड अंडरस्टैंड। और जो इंग्लिश का पोएट था वो बोलता रहा, पता नहीं जेमिनी स्टूडियो के व्यक्ति जो थे वो बिल्कुल नहीं समझ पाए कि सब्जेक्ट क्या था। दे ऑल्सो लुक्ड परप्लेक्स्ड, और वे भी उलझे हुए दिखाई दे रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है ये। सो इसीलिए द इंग्लिश मैन विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो वॉज एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। इसीलिए जेमिनी स्टूडियो के व्यक्ति स्टीफन स्पेंडर को बोलते हैं कि हमारे लिए एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। जो इंग्लिश में बोलने वाला कवि आया था वो कौन था? द इंग्लिश विजिटर टू द जेमिनी स्टूडियो वॉज अ पोएट नेम स्टीफन स्पेंडर। वो एक इंग्लिश कवि था जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। वो जेमिनी स्टूडियो में आया था। ही वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन ऑल्सो, और वो एक मैगजीन का एडिटर भी था। वंस, एक बार, ही यूज टू बी अ फॉलोवर्स ऑफ द कम्युनिज्म। एक बार वो कम्युनिज्म, उसका साम्यवाद का जो फॉलोवर्स था, बट लेटर वो साम्यवाद का, एक समय पर वो साम्यवाद का फॉलोवर भी था, मानता था वो साम्यवाद को, बट बाद में ही वाज डिसइल्यूजन विद इट, लेकिन उसे भ्रम हुआ, बाद में पता चला कि मैं गलत था, मायूस हुआ वो। ही एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड जॉइनली रोट अ बुक एंड टाइटल। स्टीफन स्पेंडर और उसका एक दोस्त था, उन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका एंटाइटल था द गॉड दैट फेल्स अबाउट द फेलियर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के ऊपर कि गॉड और दैट फेल्ड अबाउट द फेलियर ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म पर फेलियर, उन्होंने ये बुक लिखी क्योंकि वो निराश हो गए थे साम्यवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज। लेखक ने कैसे पता लगाया कि स्टूडियो में आया एक अंग्रेज मेहमान कौन था। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कौन आया हमारे स्टूडियो में, तो कैसे पता चलाया लेखक ने। द ऑथर वाज एट द जेमिनी स्टूडियो व्हेन द इंग्लिश पोएट पेड अ विजिट। जो ऑथर था जेमिनी स्टूडियो का, जब इंग्लिश पोएट ने पेड अ विजिट, पैसे दिए स्टूडियो में आने के, एट दैट टाइम, उस समय, ही डिड नॉट नो हिज नेम, उन्हें नाम नहीं पता था स्पेंडर का। बट ईयर्स लेटर, लेकिन सालों बाद, व्हेन ही हैड लेफ्ट द स्टूडियो, जब उसने चला गया वो स्टूडियो से, ही वंस विजिट द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। तो जो लेखक था वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया। देयर ही सा हिज नेम इन द मैगजीन द एनकाउंटर। तो वहाँ पर एक मैगजीन थी एनकाउंटर, उस मैगजीन पर द ऑथर रिकॉल दैट इट वाज, तब वो ऑथर देखा, लेखक ने, स्टीफन स्पेंडर, तब वो देखा कि इट वाज स्टीफन स्पेंडर हु हैड विजिट द जेमिनी। अरे ये स्टीफन स्पेंडर था जो कि हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। ये स्टीफन स्पेंडर की बुक का नेम है जो कि दोनों ने मिलकर लिखी थी, उसके दोस्त ने और एक स्टीफन स्पेंडर ने। इस बुक के बारे में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि द बुक द गॉड दैट फेल्ड, इसका मतलब है कंटेन 6 ऐसे रिटन बाय 6 एनिमेंट मैन ऑफ लेटर्स, कि ये जो बुक थी इसे 6 आदमियों ने मिलकर लिखा था। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिट द जेमिनी, और उनमें से एक स्टीफन स्पेंडर भी थे जिन्होंने की इस बुक में हेल्प की थी, वाज वन ऑफ देम। दे वर ऑल वंस अट्रैक्ट टूवर्ड्स कम्युनिज्म। ये 6 के 6 व्यक्ति कम्युनिज्म, साम्यवाद से अट्रैक्टिव थे, उससे जुड़ाव था इनका। बट सून, लेकिन जल्दी ही, दे वर डिसइल्यूजन विद द गॉड, लेकिन वे जल्दी ही उस साम्यवाद के विरोध में हो गए। गॉड का मतलब यहाँ पर कम्युनिज्म है। इस बुक में जो गॉड का मीन्स है वो कम्युनिज्म है। एंड द फेलियर ऑफ द गॉड, और फेलियर ऑफ द गॉड मीन्स द फेलियर ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। फेलियर ऑफ द गॉड का मतलब इस बुक में है
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो साम्यवादी जो विचार हैं उन वो फेल हो गया, उसके विरुद्ध हो गए वो व्यक्ति। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।